Hello guys and welcome to Go Prep. I am Nidhi Kehel and I am your physics faculty at Go Prep. आज हम इस सेशन में Go Prep Talent Search Exam 2020 स्लॉट 2 का फिजिक्स का सेक्शन डिस्कस करने वाले हैं राइट तो मैं आपके फिजिक्स की फैकल्टी हूं तो मैं डिस्कस करूंगी फिजिक्स का पोर्शन। तो गाइस पहला क्वेश्चन जो आपके पास आया था इट्स अ वेरी इजी एंड वेरी ट्रिकी ऑल्दो। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आपके पास पहले तो ना दो सर्किट डायग्राम्स गिवन है। क्या बोलते हैं कि जब आर रेजिस्टर्स कनेक्टेड था तो जो पावर डिसिपेट हो रही थी वो पी थी। अगर उसी सर्किट में हम एक और रेजिस्टेंस लगा दे आर डैश तो पावर डिसिपेटेड पी बाय 2 हो रही है। सो यू हैव टू टेल मी द वैल्यू ऑफ आर डैश कि उस आर डैश की क्या वैल्यू हो जो पावर पहले पी डेसिपेट हो रही थी वो पी बाय 2 हो जाए। यानी कि मुझे इसमें आर डैश की वैल्यू निकालनी है जिसकी वजह से जो पावर पहले पी हो रही थी वो पी बाय 2 हो जाए। तो वेरी बेसिक अप्रोच की हमें क्या प्रूव करना चाहिए। पहले वाले में तो उतना तो समझ में आ गया कि पहले वाले केस में जो पावर थी वो कितनी थी, मेरे पास सिंपल पी थी। नेक्स्ट वाले केस में अगर मैं पावर को पी डैश मानती हूँ तो वो मेरे पास कितनी हो रही है, पी बाय 2 हो रही है। पहले वाले से पी बाय 2 हो रही है। तो आइए इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को आगे अप्रोच करना था। आंसर आपको पता ही चल गया होगा कि इसका आंसर डी था। आंसर इसका डी था। कैसे आया वो अब यहाँ पे करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले तो जो सेकंड वाला था ये वाला, इसमें करंट की वैल्यू निकाल लेते हैं कि इसमें करंट की वैल्यू क्या आई होगी। अब आपको पता है कि मेरे पास होता है V इक्वल्स टू आई आर। कॉम्बिनेशन वो कैसी है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो यानी कि V बाय R मेरे पास करंट की वैल्यू आई होगी और R मेरे पास यहाँ पे कितना है, इक्विवेलेंट, यानी कि R प्लस R डैश मेरे पास यहाँ पे I की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है, आई की वैल्यू आई है। अब पावर सीरीज में निकालते हैं तो मेरे पास कितना होता है, कितनी हो जाएगी सेकंड वाले में, पी डैश आई स्क्वायर आर। तो अब ये वाली वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देते हैं। ये हो जाएगी मेरे पास v अपॉन आर प्लस आर डैश का होल स्क्वायर इंटू आर। पी डैश तो हमें ऑलरेडी पता है किसके बराबर है, पी बाय 2 के बराबर है। किसके बराबर है, पी बाय 2 के बराबर है। और यहाँ पे पावर ये कितनी दे रखी थी, ये मुझे दे रखी है वी स्क्वायर बाय आर दे रखी है। तो अब इन सबको पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा मेरे पास p बाय 2 और p मेरे पास कितना दे रखा है, v स्क्वायर बाय कितना 2r इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, ये r प्लस r डैश का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा यहाँ से r। v से v मेरे पास जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल्स टू कितना r प्लस r डैश का होल स्क्वायर। अब गाइस अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ उसे 2r इक्वल्स टू कितना r प्लस r डैश। मुझे r डैश की वैल्यू निकालनी है तो कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ r माइनस r इक्वल्स टू कितना r डैश। तो r डैश मेरे पास ये हो सकता है क्या, √2 माइनस 1r, जो मेरे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा था, जो मेरे पास डी ऑप्शन आ रहा था राइट। तो ये मेरे पास पहला क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोलते हैं कि आपके पास एक ना मैग्नेटिक फील्ड है जो इनसाइड द पेपर है, लाइक इनसाइड द फील्ड दे रखी है, उसके अंदर एक लूप है। उसके अंदर क्या है, एक सर्कुलर लूप है जिसके अंदर करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से दी थी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द पेपर, उसके अंदर हमने एक करंट कैरिंग लूप रख रखा था जो इस तरह से था। आपको बताना था कि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने उस लूप को रखा तो उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्या वो एक्सपेंड करेगा, क्या वो मूव करना स्टार्ट करेगा या नहीं मूव करना स्टार्ट करेगा। गाइस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब भी कोई करंट कैरिंग लूप रख रहे हैं तो हमें पता है इसके ऊपर नेट फोर्स तो 0 होगी, तो यानी कि उसका मूवमेंट तो होने से रहा। तो सेकंड और थर्ड तो मेरे पास नहीं होगा, मूवमेंट तो नहीं होगी, मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट तो उसकी नहीं होगी। अब आते हैं क्या कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड में क्या होगा। यहाँ पे हम अपना लगा देंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा देंगे। अब मुझे पता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन मेरे पास इस साइड है, मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास टुवर्ड्स द सेंटर है। तो आप देखोगे कि थंब आउटवर्ड साइड में है, हर पॉइंट पे थंब आउटवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि आपका वो लूप एक्सपेंड करेगा। तो ऑप्शन क्या था इसका, एक्सपेंड करेगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। ये आपके पास जो आपकी 4 फिंगर है विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब आपका वो फोर्स बताएगा जो आउटवर्ड आएगी, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि वो आपका लूप एक्सपेंड कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है गाइस। टेंशन के बारे में अगर आपने पढ़ रखा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर लेंगे, अगर टेंशन के बारे में नहीं पढ़ा तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, उसके बेसिस पे आपको टेंशन का रेशियो बताना था। अब आपको देखा कि यहाँ पे 3 इंटरवल में ये ब्रेक है, 0 से 2 एक इंटरवल है, 2 से 6 दूसरा इंटरवल है और 6 से 7 तीसरा इंटरवल है। यानी कि 0 से 2 में टेंशन T1 एक्टिवेट हुई होगी,
2 से 6 में टेंशन T2 होगी और 6 से 7 में टेंशन T3 होगी। तो अब निकालते हैं कि टेंशन यहाँ पे कैसे आएगी। टेंशन क्या है गाइस? टेंशन एक तरह से फोर्स है। पहली बात तो टेंशन आपके पास क्या है? फोर्स है। टेंशन मेरे पास फोर्स है। आंसर इसका बी था। देखते हैं कि कैसे आया। टेंशन मेरे पास फोर्स होती है। मुझे पता है F इक्वल्स टू ma मेरे पास न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। यहाँ पे जो F होती है ना, नेट फोर्स होती है। ये क्या होती है? मेरे पास नेट फोर्स होती है। तो अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं। लिफ्ट 100 kg की थी, वो स्टार्ट मूव कर रही है रेस्ट से इन अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि 0 से 2 सेकंड तक वो ऊपर गई, ऊपर जा रही है और उसकी स्पीड है, जो उसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है 4 मीटर पर सेकंड से। अब इस केस में एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं। इस केस में एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं 0 से 2 में। तो 0 से 2 के लिए एक्सीलरेशन मेरे पास क्या होगा? एक्सीलरेशन मेरे पास क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। कितनी हो गई? 4 माइनस 0 अपॉन कितना, टाइम कितना हुआ? 2 माइनस 0, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड मेरे पास एक्सीलरेशन रहा। अब मेरे पास जब लिफ्ट ऊपर जा रही होगी गाइस, ये अगर आपके पास लिफ्ट है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो टेंशन ऊपर लग रही होगी, लिफ्ट का वेट डाउनवर्ड लग रहा होगा, तो एफ नेट इसके ऊपर कितनी होगी? T1 माइनस mg इक्वल्स टू कितना? ma। T1 मेरे पास यहां से कितना हो जाएगा? ma प्लस mg। मास तो मुझे ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। मास कितना गिवन है? मेरे पास 100 गिवन है। एक्सीलरेशन मेरे पास अभी मैंने निकाला, मेरे पास कितना एक्सीलरेशन आया? 2 आया, और ये वैल्यू मेरे पास 10 दी हुई है। आप इसे सॉल्व करोगे, आपके पास आ जाएगा 1200 न्यूटन, राइट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को कि ये कैसे हो गया। ये मेरे पास आया T1। अब T2 निकालते हैं। T2 निकालते हैं गाइस। T2 में आपने देखा कि वेलोसिटी ना कांस्टेंट हो गई, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई। अब जब मैं T से मतलब 2 से 6 सेकंड में मूव कर रही हूं, तो देयर इज नो एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0। तो यानी कि इस केस में T2 में जो नेट फोर्स होगी, उसमें कौन सा वाला पार्ट मेरा 0 हो जाएगा? ये वाला पार्ट 0 हो गया। तो टेंशन T2 मेरे पास कितनी हो जाएगी? T2 माइनस mg इक्वल्स टू 0, क्योंकि एक्सीलरेशन 0 है, तो T2 मेरे पास हो जाएगा mg के बराबर। अब मास आपके पास कितना गिवन है? 100 गिवन है। ये कितना हो गया? 10। तो टेंशन कितनी हो गई? 1000 न्यूटन। 1000 न्यूटन आपके पास T2 हो गई। अब वापस से आते हैं, जब आपका पार्टी जो आपकी लिफ्ट थी वो 4 से लेके 7 तक आई, तो कौन से वाला पार्ट के लिए हम डील करते हैं? 4 से लेके 6 से लेके 7 तक के लिए, 6 to 7 के लिए बात करते हैं। 6 to 7 में एक्सीलरेशन क्या होगा? फाइनल मेरे पास कितना हुआ? फाइनली यहाँ पे मैं कितने आ गई हूँ? मुझे वेलोसिटी देखनी है ना, कितनी थी मेरे पास? यहाँ पे 4 थी, और फाइनली कितनी हो गई मेरे पास? 0। तो मेरे पास हो जाएगी 0 माइनस 4, और टाइम कितना हो जाएगा? 7 माइनस 6 यानी कि 1। तो इस केस में एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा? इस केस में एक्सीलरेशन हो जाएगा मेरे पास -4। कितना हो जाएगा? -4। तो अब हम T3 निकाल के देखते हैं कि T3 के केस में मेरे पास क्या आ जाएगा। T3 हो जाएगा T3 माइनस mg इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे पास? ma। T3 यहां से मैंने करा, ये हो जाएगा मेरे पास कितना? ma प्लस कितना? mg। पर मास कितना हो जाएगा? मास कॉमन ले लेते हैं। एक्सीलरेशन इस बार कितना हो गया गाइस? इस बार एक्सीलरेशन आपके पास 4 हो गया। तो क्या मैं इसको कर सकती हूँ 10 माइनस 4, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? m जो मेरे पास 100 दिया हुआ था, ये हो जाएगा 6। तो ये मेरे पास टोटल हो जाएगा 600 न्यूटन। अब आपको तीनों का रेशियो निकालना था। T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3 रेशियो, तीनों आपके पास गिवन है। 1200 गिवन है, 1000 गिवन है, और आपके पास कितना गिवन है? 600 गिवन है। तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? आपके पास बी ऑप्शन आएगा, राइट। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सम पढ़ा हुआ है तो आप कर पाओगे, नहीं पढ़ा तो आप कहीं ना कहीं रह जाओगे। तो ये मेरे पास सेकंड क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी। अब मेरे पास आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? एक सिलेंडर था मेड आउट ऑफ अ वुड फ्लोट वर्टिकली इन अ वाटर विथ 1/4 ऑफ इट्स लेंथ इमर्ज्ड। उसकी जो 1/4 लेंथ थी वो इमर्ज्ड है इसके अंदर। आपको बताना है रिलेशन, एक्चुअली इसमें पूछ रहे हैं what will be the density of wood in relation to the density of water। सिंपल सी बात है कि आपके पास एक वुड का प्लैंक है या सिलेंडर के रूप में कह दो, जिसमें कह रहे हैं जिसकी 1/4 वॉल्यूम तो इमर्ज्ड है, जिसकी कितनी 1/4 वॉल्यूम जो है वो मेरे पास इमर्ज्ड है, बाकी सारी की सारी बाहर है। अब यहाँ पे आपका सारा फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट आपका लग जाएगा, जो भी आपने पढ़ा हुआ है, जो भी आपने इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो लगा हुआ है। पहले आंसर देखते हैं, इसका आंसर था सी। अब ये आया कैसे है, इसको निकालने की कोशिश करते हैं हमने फ्लोटेशन से। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि अपथ्रस्ट किसके बराबर होता है? जितना वेट लिक्विड डिस्प्लेस करता है। सपोज कीजिए अगर मैं इस पेन को वाटर के अंदर डालती हूँ, तो इस पे जो अपथ्रस्ट कौन लगा रहा है? वाटर लगा रहा है। किस पे? इस पेन पे। कब? जब मैं इसको वाटर के अंदर इंसर्ट कर रही हूँ। तो अपथ्रस्ट किसके बराबर है? जितना ये वेट डिस्प्लेस करेगा, जितना ये वेट हमारा डिस्प्लेस करेगा। तो सिंपल सी बात ही कह सकते हैं, जो हमने पढ़ा है
कि जो वेट अपथ्रस्ट लग रही है, यानी कि जो भी अपथ्रस्ट लग रही है वो किसके बराबर है, वेट के बराबर है। तो ये निकालते हैं, ये निकालते हैं, हमारा काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, अपथ्रस्ट निकालते हैं, जो वाटर लगा रहा है, जो वाटर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है वो निकालते हैं। अब फोर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसके बराबर होगी, वेट जितना वो डिस्प्लेस कर रहा है, कितना लगाएगा, जितना उसने वेट डिस्प्लेस किया है। तो वेट के लिए मैं ये कर सकती हूँ, डेंसिटी वाटर की, वॉल्यूम कितनी हुई है, कितनी वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई है, 1/4 हुई है, और इंटू जी। ये तो निकल गया मेरे पास अपथ्रस्ट वाटर से। अब वेट निकालते हैं, जो वुडन जो सिलेंडर था उसका वेट कितना था। तो डेंसिटी किसकी हो जाएगी, वुड की हो जाएगी। वॉल्यूम कितनी है, v है, g मेरे पास g है, दोनों को बराबर पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगी वाटर की डेंसिटी v/4, ये हो जाएगा g इक्वल्स टू डेंसिटी किसकी हो गई यहाँ पे, वुड की, ये v g। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ से क्या मेरे पास चला जाएगा, तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ से जो डेंसिटी है वुड की वो कितनी आ जाएगी, g से तो मेरा g गया, तो ये हो जाएगी डेंसिटी ऑफ वाटर, और v से v जाएगा कितना, 4। तो यानी कि मेरी जो एक्सप्लेनेशन थी ये वाला बोल रहा है इक्वल टू द 1/4 डेंसिटी ऑफ वाटर। तो दिख रहा है ना किसके बराबर है, वुड की 1/4 डेंसिटी ऑफ वाटर के बराबर थी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये अपना थर्ड आंसर भी प्रूव कर दिया। अब मूव करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की ओर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, और बहुत ईजी क्वेश्चन भी है। क्या पूछते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, एक बॉडी को आपने वर्टिकली प्रोजेक्ट किया जो v वेलोसिटी से तक किसी सर्टेन हाइट तक गई, ठीक है, और वो इतनी हाइट तक जाती है कि वो इक्वल टू द रेडियस जो है हमारी अर्थ की उसके बराबर तक जाती है, फिर वो फाइनली रिटर्न करती है अर्थ पे। आपको बताना है इस पूरे सिनेरियो में जब वो ऊपर गई और नीचे वापस आई, पावर सबसे ज्यादा कब एक्सर्ट की होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स ने सबसे ज्यादा पावर कब एक्सर्ट करी होगी। अब आपको पता है कि पावर का फॉर्मूला मेरे पास कितना हो जाएगा, पावर का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास F.V कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा दोनों के बीच में एंगल है, कॉस थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एंगल है। गाइस अब आप मुझे बात बताइए, जब वो वेलोसिटी मतलब जो भी आपके पास बॉडी थी जब वो ऊपर जा रही है तो वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और उसका वेट नीचे की डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में कितना एंगल बन गया, 180। तो यानी कि इस केस में पावर तो मेरे पास नेगेटिव आ जाएगी, क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। पर अगर जब वो वेलोसिटी वो जो बॉडी थी जब वो नीचे आ रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे लग रही है और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी नीचे लग रही है, दोनों के बीच में एंगल कितना बन जाएगा, 0। कितना बन जाएगा, 0। तो यानी कि ये वाली जो पावर की वैल्यू थी ये बन जाएगी पॉजिटिव। अब ऑप्शंस देखते हैं क्या बोलता है। हाईएस्ट पॉइंट पे तो वेलोसिटी 0 हो जाती है, हाईएस्ट पॉइंट पे तो पता है ना कि जाती है तो वेलोसिटी 0 होती है, तो फर्स्ट ऑप्शन तो मेरा कट गया। नन ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज। देखते हैं बाकी क्या है। रिमेन कांस्टेंट, नहीं गाइस रिमेन कांस्टेंट तो रह ही नहीं सकती क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जैसे ऊपर से नीचे आते हैं वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो बच्चा मेरे पास बी ऑप्शन जो यहां से बिल्कुल जस्टिफाई होता है, एट द इंस्टेंट जस्ट बिफोर द ग्राउंड हिट्स द अर्थ, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज होगी उस टाइम पे और हमारे पास पावर उस टाइम पे सबसे ज्यादा होगी। तो बी वाज योर ऑप्शन। अब आते हैं सिक्स क्वेश्चन, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत इजी भी है। क्या बोलते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, दो स्टोन है मेरे पास, फर्स्ट एंड सेकंड, आपने वो एक साथ थ्रो कर दिया। लाइक एक तो आपने क्या करा, टावर जो आप जिस टावर पे आप खड़े थे, लाइक उस टावर से आपने एक तो ऊपर की ओर थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड और दूसरा आपने वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रो किया, ठीक है, सेम स्पीड से। अब आपको बताने की कौन सी स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। सेकंड वाली ग्राउंड पे पहले आ जाएगी, पहली वाली ग्राउंड पे सेकंड आ जाएगी, दोनों एक साथ आएंगी, या जो सेकंड वाली थी वो स्ट्राइक करेगी ज्यादा वेलोसिटी से या 1 से, ठीक है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं फिर इसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं मैथमेटिकली। तो उसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि सेकंड जो है वो ग्राउंड पे पहले जाएगी एज कंपेयर टू 1। क्या एक्सप्लेनेशन है इसके पीछे की, जरा एक बार देख लेते हैं। आपने सिंपल सी बात करके किसकी एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या थी। अब मुझे ये पता है, मेरे पास फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन का थर्ड, v² माइनस u² इक्वल्स टू कितना, 2gh। मेरे पास ये फॉर्मूला है। अब मुझे पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो आ तो ग्राउंड पे ही रही है, आ तो वो मेरे पास क्या रही है, ग्राउंड पे ही रही है, तो फाइनल वेलोसिटी मेरे पास दोनों की वजह से, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे वो सेकंड हो, दोनों की वजह से सेम हो जाएगी, विच इज इक्वल्स टू 2gh कितना प्लस यहाँ पे ले लेते हैं u²। ये तो मेरे पास सेम होने वाली है, फाइनल वेलोसिटी तो मेरे पास दोनों सेम होने वाली है। मुझे टाइम निकालना है, टाइम निकालते सारी मेरे पास काम मेरा इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए आप गाइस ऊपर वाली को, जिसको आप लाइक अगर आपने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, एक को आप नेगेटिव ले लो और जिस एक दूसरे को आप क्या ले लो, पॉजिटिव ले लो, क्योंकि दोनों के साइन अलग अलग है। तो निकालना शुरू करते हैं पहली वाली के लिए। पहली वाली के लिए जिसको हमने क्या किया था,
जिसको मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया था, उसके लिए वेलोसिटी देखते हैं, उसके लिए टाइम निकालते हैं कैसे निकलेगा। अब आपको तो फॉर्मूला पता है ना कि एक्सीलेशन मेरे पास क्या होता है, एक्सीलेशन होता है मेरे पास चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो मेरे पास टाइम कितना हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सीलेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन एक्सीलेशन। अब इस वाले केस के लिए जो मेरे पास पहले वाला केस था, उसके लिए यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। v तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी है, राइट, ये नेगेटिव हुआ, ऊपर वाले को मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, ऊपर वाले को मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया, तो माइनस यू अपॉन कितना हो जाएगा a, तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना, v प्लस यू बाय ए। ये पहले वाले के लिए टाइम हुआ जब हमने इसको ऊपर थ्रो किया। अब दूसरे वाले के लिए देखते हैं जो आपके पास सेकंड वाला है। सेकंड वाले में क्या हो जाएगा, अब ये तो मेरे पास सेकंड वाले केस के लिए क्या हो जाएगा, v तो v है आपके पास, माइनस यू अपॉन कितना हो जाएगा मेरे पास, a हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि सेकंड वाले का टाइम कम है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला, तो इसका ऑप्शन क्या बनता है कि सेकंड ग्राउंड पे पहले जाएगी एज कंपेयर टू 1, क्योंकि यहां से हमें ये बात पता चल चुकी है। तो गाइज ये आपके पास था फिजिक्स का डिस्कशन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या हुआ है। बहुत ही बेसिक अप्रोच थी जिससे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम सॉल्व करते हैं केमिस्ट्री का सेक्शन। हेलो, वेलकम टू द गो प्रेप। बच्चों, मेरा नाम गणेश गोपाल है और मैं यहाँ पे हूँ केमिस्ट्री का जीटीएससी का स्लॉट 2 के पेपर को डिस्कस करने के लिए। तो लेट्स बिगिन बच्चों फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 7। इन द जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट द अमाउंट ऑफ डेविएशन ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम देयर पाथ इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन। तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन पार्टिकल, बिल्कुल सही है। द मास ऑफ पार्टिकल, ये भी सही है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये भी करेक्ट है। सो डी विल बी योर राइट आंसर। और ये चीजें आपने थ्योरी में जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट में पढ़ा होगा। सो डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सॉलिड से गैस में एक फेज ट्रांजिशन प्रोसेस हो रहा है, तो इसका एक्स और वाई का नाम क्या होगा। तो बताओ, सॉलिड से गैस में जाने प्रोसेस को क्या बोलते हैं अपन लोग, सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड में आने को क्या बोला जाता है, डिपोजिशन। ऐसा सिर्फ बी ऑप्शन में दिया है, सो बी विल बी योर राइट आंसर। So answer is B. Come to the question number 9. Kara, at STP 150 ml of NO2 is liquefied. Okay, the density of liquid is given 1.1 gram per ml. What will be the volume and number of molecules? बेटा molecules पूछ लिया, इसका मतलब मुझे moles निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं STP पे, at STP नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन वॉल्यूम। अगर मैं इसको ml में रख रहा हूं तो मुझे 22,400 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 6.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मोल्स आपके आए होंगे, है ना। यहीं पे मुझसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा गया है। अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालूं तो इसमें मैं क्या करूंगा, 6.69 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 में 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 से मल्टीप्लाई करूंगा, सो आंसर आएगा 4.02 इंटू 10 टू द पावर 21। इतने से ही मेरा करेक्ट आंसर आ सकता है, ऐसा सिर्फ डी ऑप्शन में दिया है। बट स्टिल देखते हैं कि डेंसिटी कैसे निकलेगी। ओके, तो मोल मुझे पता चल गया तो मैं मास निकाल सकता हूं। मास कैसे निकलेगा, जो भी मोल गिवन है 6.69 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं, मोलर मास ऑफ NO2 से। ठीक है, तो इसमें क्या करूं, 6.69 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3, मोलर मास ऑफ NO2 आप निकालेंगे तो नाइट्रोजन का 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 प्लस 14 कितना हो गया, 46। सो द आंसर विल बी 0.308 ग्राम। ये मास आ गया। तो डेंसिटी इक्वल टू आप जानते हैं, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। इट इंप्लाइज वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। इट इंप्लाइज वॉल्यूम इक्वल टू मास कितना दिया है, 0.308 डिवाइडेड बाई 1.1, ये कितना आएगा 0.28 ml। सो डी इज योर राइट आंसर। ये इसका सॉल्यूशन है बच्चों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। कम टू द क्वेश्चन नंबर 10। करा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन O2 that is needed to burn completely 5 liter of propane gas measured at 0 degree centigrade and 1 atm। अगेन ये कंडीशन आपको स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखा है, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम लोग। C3H8 कंप्लीटली बर्न मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, क्या बनेगा आपका CO2 बनेगा, और क्या बनता है बच्चों, वाटर बनता है, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है। और आपने बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन को जब भी बर्न किया जाता है तो CO2 और वाटर प्रोडक्ट होता है। तो बैलेंस कर लेते हैं,
3 कार्बन है 3 मोल CO2 प्रोड्यूस होगा, 8 हाइड्रोजन है तो 4 मोल वाटर प्रोड्यूस हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गए। अब ऑक्सीजन काउंट करो, 3 2 6 + 4 10, तो यहाँ पे क्या होगा 5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन नीडेड। तो 1 मोल अगर C3H8 है तो 5 मोल आपको क्या चाहिए O2 चाहिए। अब देखना 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 atm प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इक्वल टू 22.4 लीटर। ठीक है, यानी कि 22.4 लीटर अगर C3H8 है तो इट रिक्वायर्स 5 into 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 लीटर अगर होता तो कितना करना पड़ता 5 into 22.4 डिवाइड बाई 22.4। क्वेश्चन में कितना कर रहा है 5 लीटर ऑफ प्रोपेन, मतलब क्या हो गया 5 into 22.4 डिवाइड बाई 22.4, ये दोनों कट गए तो आंसर आपका आ गया 25 लीटर। सो सी इज द राइट आंसर। ओके, वेरी सिंपल, सिर्फ बैलेंसिंग था और जो कंडीशन गिवन हुई थी इसको पहचानना था। 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 atm पे किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर। ओके, come to the question number 11. Shreya was comparing the number of molecules present in the different compounds. She made an observation that number of molecules in 8 gram of oxygen. तो मैं मोल्स निकाल लेता हूं। 8 ग्राम ऑक्सीजन में कितने मोल्स होंगे 8 डिवाइड बाई 32 यानी कि 1/4। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल टू 1/4 इंटू अवोगाड्रो नंबर क्या कर दूं मैं Na। अब जिसमें ये कंडीशन आएगी वही क्या होगा आंसर होगा। तो देखो ऐसा सिर्फ किसमें मिलेगा तुमको, इसमें मिलेगा 7। CO का मास कितना होता है 12 + 16 कितना होता है 28। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इस केस में निकालोगे तो 7/28 क्या आ जाएगा 1/4, ऐसा कहीं नहीं और आएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें क्या आ जाएंगे 1/4 इंटू Na। तो केवल सी ऑप्शन में ऐसा हो रहा है, देयरफॉर सी विल बी योर राइट आंसर। ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following reaction are not correct according to law of conservation of mass? इसको करने की सिंपल सी ट्रिक है, जो इक्वेशन बैलेंस नहीं है वही हो जाएगा। देखो यहाँ पे 2 मैग्नीशियम, ठीक है, 2 ऑक्सीजन ये बैलेंस है। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन 3 कार्बन और यहाँ पे 1 ही कार्बन, इसमें इक्वेशन बैलेंस नहीं है तो मास कंजर्वेशन लग नहीं पाएगा। इक्वेशन बैलेंस होगा तभी तो मास आप कंजर्व करोगे, एटम बैलेंस होगा तभी तो मास कंजर्व होगा बेटा, तो एटम ही नहीं बैलेंस है। इस केस में 4 फास्फोरस लेकिन 2 ही ऑक्सीजन, यहाँ 10 ऑक्सीजन, एटम ही बैलेंस नहीं है ना। तो सेकंड और थर्ड इसमें देखो बैलेंस है, तो सेकंड एंड थर्ड में आपका एटम बैलेंस नहीं है, इसलिए मास भी बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि मास कहां से आएगा एटम से ही तो आएगा। तो देयरफॉर द राइट आंसर इज बी, सेकंड एंड थर्ड। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अ सॉल्यूशन ऑफ फेरिक क्लोराइड in water turns the litmus paper red due to its hydrolysis। जो आपको पता है हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड और HCl बनता है, और HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो क्या करेगा लिटमस पेपर को रेड करेगा, है ना। तो हाइड्रोलाइसिस इज द राइट आंसर। सो दिस इज द एंड ऑफ केमिस्ट्री सेक्शन। लेट्स स्टार्ट विथ बायो सेक्शन। थैंक यू। Hey guys, so I really hope that आपके बाकी sections अच्छे गए हों, and let us now discuss the biology section. Trapped dust particles are pushed out of the respiratory tract. Now respiratory tract, that's the trachea that right now we are talking about, or simply called the windpipe. Now you know that ciliated epithelium, pseudostratified, if you remember pseudostratified ciliated epithelium, है ना। So अगर आपको याद हो pseudostratified होते हैं एक लेयर ऑफ सेल्स, बट ऐसा लगता है कि 2 लेयर ऑफ सेल्स हैं क्योंकि उनका शेप और उनका न्यूक्लियस का पोजीशन अलग अलग है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इन दिस केस विल बी ए, pseudo stratified ciliated epithelium. Some plant cells may occupy 50 to 90% of cell volume. Now plants में आपको पता है सबसे ज्यादा डोमिनेंट क्या होता है बेटा, फूड वैक्यूल। क्यों? इट विल स्टोर अ लॉट ऑफ सब्सटेंसेस। एंड क्यों स्टोर करना है, प्लांट्स आर फोटोसिंथेटिक बीइंग्स, है ना। दे सिंथेसाइज अ लॉट ऑफ carbohydrates and other products and they have to store it somewhere. So that is the correct answer, that is central vacuole. Prokaryotic cells.
Now prokaryotic cells do not have ATS, that they have 7ts ribosomes. They have lysosomes for waste disposal. They have photosynthetic pigments in membranous vesicles. They have a well-defined nucleus. बेटा ये तो एलिमिनेशन करते हैं, आसान होता है, तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होगा नहीं. अब फाइट आया लाइसोसोम्स और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स इन मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, है ना. अब व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज मेम्ब्रेनस वेसिकल्स, ट्रू पूछा गया है. नाउ दे विल नॉट हैव लाइसोसोम्स, बट कभी काल उनके मेम्ब्रेन फोल्ड होके their membrane might get folded and might have photosynthetic pigments therein, right? So that is how you will answer C. They will not have chloroplast, उनके पास chloroplast डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं होगा, बट छोटे छोटे वेसिकल्स हो सकते हैं जिनके पास उनके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट स्टोर होंगे. कालाजार, ब्लैक फीवर. नाउ यू वेरी वेल नो कालाजार इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोवन, है ना, यूनिसेल्युलर यूकैरियोट. In photosynthesis, energy from light reaction to dark reaction is transferred in the form of, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा है assimilatory power. What is assimilatory power? Assimilatory power beta are a bunch of molecules, actually two molecules that are produced via the light reaction. What are those two molecules? That is your ATP and NADPH. So which of these are the correct answers? So you already know the answer, ATP. Now after getting wounded or cut in a body, blood coagulates. Coagulation जाम हो जाता है. कैसे जाम हो जाएगा? Because you have platelets, है ना, आपके पास क्या होता है बेटा, प्लेटलेट्स होते हैं. प्लेटलेट्स स्टार्ट अ कैस्केड ऑफ रिएक्शन, जिससे क्या होता है, फिब्रिन मेश बन जाता है. फिब्रिन के थ्रेड्स ऐसे मेश बना लेते हैं जिसमें ब्लड सेल्स फंस जाते हैं, एंड दिस इज हाउ द वुंड इज सील्ड. सो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम और थोड़ा सा टेक्निकल नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना. सो करेक्ट आंसर इज थ्रोम्बोसाइट्स. आपको इनके नाम तो पता होने चाहिए थे. एलिमेंट्री कैनाल का वो पार्ट दैट रिसीव्स बाइल. नाउ लिवर प्रोड्यूसेस बाइल, इट स्टोर्स इट इन द गॉल ब्लैडर, एंड टुगेदर विद द पेंक्रियाटिक सिक्रीशन दिस इज ऑल डिलीवर्ड इन द डुओडेनम. आपको याद होना चाहिए डुओडेनम. Duodenum is the C-shaped structure and the first part of small intestine. इसीलिए आंसर होगा C. Now again the mathematics sir will talk all about the mathematics section. I hope आपका ये section तो काफी अच्छा गया. All the best. तो प्यारे बच्चों, हम अपने मैथमेटिक्स के पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं. वट अवर मैथमेटिक्स फर्स्ट क्वेश्चन सेज. फर्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से है. इसमें देखो अंदर से सॉल्व करना शुरू करना. जब भी क्वेश्चन हो पहले H2 निकालना. H2 भाई 2 स्क्वायर हमारा 4 आ जाएगा. तो फिर ये G के अंदर क्या है, ये 4 है. G4 हमें निकालना होगा. G4 निकालना है, यहाँ पे 4 डालना है. ठीक है, तो G4 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/1 - 4, मतलब आ जाएगी -1/3. सोचो अब F के अंदर क्या है, -1/3. F के अंदर है -1/3. Fx आपका गिवन है 1/x करके गिवन है. तो जो भी उसके अंदर है वो 1 में डिवाइड में आ जा रहा है, तो -3 आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है. डी आंसर है. ठीक है, डी आंसर है इसका जी. ओके, 22 क्वेश्चन पे आते हैं. 22 क्वेश्चन हमें बोला हुआ है रिमाइंडर सेम आ रहे हैं x-a. रिमाइंडर थ्योरम याद है ना, कि अगर x-a से डिवाइड करेंगे किसी भी पॉलिनोमियल px को, तो pa मस्ट बी द रिमाइंडर. तो x की जगह एक बार 3 डाल दो दोनों में, इस वाले पॉलिनोमियल में भी, इस वाले पॉलिनोमियल में भी, मतलब दोनों इक्वेट करने चाहिए क्योंकि रिमाइंडर सेम आ रहा है. ठीक है, तो हम एक बार 3 डाल देते हैं यहाँ पे, तो हो जाएगा 3 × 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर मतलब इंटू a प्लस 2 × 3 - 4 इज इक्वल टू, ये बराबर होगा, इसमें भी 3 डाल दो, 3 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 3 × 3 प्लस a. ठीक है यार, यहाँ से a निकाल लो, 9a - a से a को उधर ले जाओ, बाकी कांस्टेंट इधर ले आओ, a को सॉल्व करो, आई थिंक a आ जाएगा इसका आंसर. ठीक है, 23 यहाँ पे फैक्टर थ्योरम अप्लाई होती है. फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, x-1 और x-2 फैक्टर है, तो x = 1 और x = 2 डालने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0. तो एक बार 1 डालो, क्या आता है 1 - 10 प्लस p प्लस q बराबर 0, और फिर क्या आता है 2 क्यूब 8 - 40 है ना, 10 × 2 का स्क्वायर 40 होगा ना यार, प्लस 2p प्लस q = 0. इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, चलो मैं आपके लिए. नीचे में से ऊपर वाले को सब्ट्रैक्ट करो, ये हो जाएगा p और ये हो जाएगा, ये क्या है, ये आएगा -9
और ये आएगा माइनस का 32, ठीक है। तो -32 + 9 एक तरीके से हो जाएगा 23 आ जाएगा आई थिंक, ठीक है। p आ जाएगा आपका 23, ठीक है। माइनस का 23 आ रहा है, प्लस का 23 आ रहा है। यहाँ से 2p - p आपका p आ रहा है, और यहाँ पर हमारा यार माइनस का 23 आ रहा है ना कुल मिला के जी। माइनस का 23 आ रहा है, प्लस का 23 आ रहा है। आई थिंक इसका प्लस का 23 आएगा यार, है ना। ए ऑप्शन आंसर होगा। p की जगह जरा 23 डालना है, यहाँ पे क्या आ रहा है, p की जगह 23 डालो यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा माइनस का 10 प्लस का 23, ठीक है। माइनस का 10 और प्लस का 20, माइनस का 9 प्लस का 23 माइनस का 14, तो ए आंसर आएगा इसका, ठीक है। 23 का आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है। सी नहीं लिखा, ए आएगा यहाँ पे जी। 24 पे हम आ जाते हैं। 24 क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखें, बोला है कि एक ट्रक है जहां पे 60 पिजन्स हैं, 50 काउज हैं, 9 डंकी हैं, 60 कबूतर, 50 गायें, 9 गधे, ठीक है, विद सम कीपर्स, कुछ उनको पालने वाले लोग। कुल मिला के जो फीट्स हैं वो 229 ज्यादा है नंबर ऑफ हेड्स। कैलकुलेट द नंबर ऑफ कीपर्स, ठीक है। ये एक थोड़ा सा मतलब कैसे कि यार ये प्यारा क्वेश्चन लग रहा है, तो यहाँ पे आप मान लोगे कि लेट द नंबर ऑफ कीपर इज x। मान लिया जो हमें निकालना है ना नंबर ऑफ कीपर, इसको मान लो कि इसकी वैल्यू है x। अब यहाँ पे इक्वेशन बनानी शुरू करो, तो टोटल नंबर ऑफ हेड कितने होंगे। पहले तो हेड्स देखो यार, हेड तो जितनी है 50 काउ है, 60 पिजन है, 9 डोंकी है, ठीक है, प्लस x कीपर है, यही तो होंगे ना यार, ये नंबर ऑफ हेड्स होंगे। सही बात है कि नहीं है। अब हमें बोला है कि जो फीट्स है, अच्छा फीट किस किस के 4 फीट्स होते हैं भाई, काउ के 4 हैं और डंकी के 4। नंबर ऑफ फीट्स मैं काउंट कर रहा हूं, ठीक है। और हमारे पिजन के 2 हैं, 60 × 2, ठीक है, यही 2 ही होते हैं ना कबूतर के, और एक्स के भी 2 हैं, ठीक है, एक्स के भी कितने 2 हैं, तो ये नंबर ऑफ फीट्स होंगे, ठीक है, कुल मिला के। तो हमें बोला हुआ है भाई ये ना आपके 229 ज्यादा हैं, ठीक है। ये हमसे क्या बोला हुआ है कि इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, इसको सॉल्व करके आई थिंक आ जाना चाहिए 356 + 2x। ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, ऊपर वाले को सॉल्व करके आई थिंक आ जाना चाहिए 119 + x, ठीक है। तो हमें बोला है कि जो 356 + 2x है, फीट्स जो हैं वो हेड से कितने ज्यादा है, 229 ज्यादा है। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा x, ठीक है। x की वैल्यू इसको सॉल्व कीजिए, आई थिंक 137 आ जाएगी, ठीक है। ए आंसर आ जाएगा इसका जी। ये अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है यहाँ से, यहाँ पे ए बराबर है, ठीक है। तो रेशनलाइज कर लो, पहले ए को रेशनलाइज कर लो। 3 + √6/3 - √6 है भाई, रेशनलाइज कर लो, क्या हो जाएगा रेशनलाइज करके, 3 + √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो नीचे तो क्या आ जाएगा 9 - 6 3, ऊपर क्या हो जाएगा 3 + √6 का स्क्वायर। मैं मनी मन खोलता हूँ इसका, 3 स्क्वायर + √6 का स्क्वायर + 2ab, ठीक है। तो ये कट भी करना शुरू करो, ये आ जाएगा 5 + 2√6, ठीक है। b को निकालोगे, आई थिंक 5 - 2√6 कुछ आ जाना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली b को निकालना आप, ठीक है, आई थिंक वो 5 - 2√6 आ जाना चाहिए b को अगर आप निकालोगे। अब स्क्वायर करके ऐड करो पहले तो आपका 25 + 25 50 होगा। मैं इसकी वैल्यू निकाल रहा हूं आपके लिए, पूरी 50 होगा, ठीक है, प्लस इनका स्क्वायर भी ऐड होगा, 4 6 24, 24 भी 2 बार ऐड होगा तो 48 होगा, बाकी टर्म कट जाएगी, और ए बी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन ये होगा 24 - 20 25 - a स्क्वायर - b स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो कुल मिला के क्या आ रहा है ये, अगर हम देखें 98 + 1 99 इज द आंसर, ठीक है, पूरा निकाला है। हाँ जी, कैलकुलेटिव था वैसे, है ना, फिर भी पूरा निकाला है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 सही 3/x, है ना, हिंदी में बोल रहा हूँ, प्लस y सही 1/2 इज 90। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर यार अगर हम इक्वेटिंग कोशेंट्स ऑन बोथ ऑफ द साइड्स, अगर हम दोनों साइड के कोशेंट्स को इक्वेट करें, तो 5y = 19 आना चाहिए आई थिंक, ठीक है, ऐसा ही कुछ है। वी गेट द कोशेंट एज 3, है ना, कोशेंट तो हमारा 3 हो जाना चाहिए, क्यों, क्या कहते हो आप, मतलब y को हमारा 3 हो जाना चाहिए ना, अगर हम सिर्फ कोशेंट की बात करें, ठीक है, y की वैल्यू हमारा 3 हो जाना चाहिए। अगर 5y 19 कोशेंट को देखें, ठीक है, तो y हमारा 3 हो जाना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज लाइक दिस, दिस मल्टीप्लाई दिस इज इक्वल टू 19। अब हमारा ये क्वेश्चन है, अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो।
इसे थोड़ा सॉल्व कर लो। तो इसको अगर आप इसको ये क्या हो जाएगा 7/2 है ना, तो 19/7/2 ये नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा 19 दूनी 38/7, 7 पंचे 35 होता है ना। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 5 सही 3/7, 5 सही 3/x, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, x 7 है y 3 है। देखो पूरा सॉल्व किया, सी आंसर आ रहा है जी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे हमारे सामने, सम ऑफ 9 कंजुगेटिव ऑड नंबर्स है ना। मान लिया पहला ऑड नंबर x है, उसके बाद x + 2 होगा, 1 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, तो कुछ x + 4 करके होगा, ठीक है। इसी तरीके से कितने कंजुगेटिव ऑड नंबर है 9, तो सोचो 2 ऐड हो रहा है, 4 ऐड हो रहा है, फिर 6, फिर 8, मतलब लास्ट में x + 16 ऐड होगा, 8 ऐड होंगे ना कुल मिला के x के बाद, तो 8 दूनी 16, ठीक है। इनका जो सम दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 549, ठीक है। यहां से आप बड़े आराम से कह सकते हो कि 9x + 72, इसका सम निकाल लोगे यार बड़े आराम से, AP लगा लो, जो मर्जी लगा लो, यही आ जाएगा 9x + 72 आएगा आई थिंक इस 49। तो यहां से x की वैल्यू थोड़ा कैलकुलेट करो, तो आई थिंक 53 आ जानी चाहिए यहां से, ठीक है। अब सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा 53 + 2 55, सेकंड लार्जेस्ट नंबर क्या होगा 53 + 14 67, ठीक है। सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 55, और ये क्या हो जाएगा +14 होना चाहिए ना आई थिंक 67, ठीक है। तो हमें बोला हुआ है इनके स्क्वायर का डिफरेंस क्या है, अच्छा है ना, मतलब 55 का स्क्वायर - 67 निकालना है हमें, ऐसा कुछ है शायद, है ना। तो ये आ जाएगा 3025 - 67 2958, ठीक है, 2958 इसका आंसर जी, सी आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक है भाई हमारा ट्राइंगल। ये थ्योरम यार सभी बच्चों ने पढ़ रखी है 10th क्लास में। मिड पॉइंट डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है D, ठीक है। AB का मिड पॉइंट है, मतलब ये दोनों साइड्स क्या है, इनकी लेंथ क्या है हमारी, एकदम इक्वल है, एकदम इक्वल है। बोला P जो है BC पे कहीं पर भी कोई पॉइंट है, ठीक है, मतलब मान लिया ऐसा पॉइंट है, इनको आप जोड़ सकते हो। तो बोला है कि DP और CQ जो है वो क्या है, पैरेलल है। DP और CQ, मान लिया ये Q पॉइंट है AB पे कहीं पे, ये पैरेलल है आपस में, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो अगर ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। अगर हम PQ को भी ज्वाइन कर लें या PQ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमें थोड़ा फंडा लगाना पड़ेगा, हमने वो BPD पढ़ी हुई है ना, थ्योरम्स पढ़ी हुई है हमने जी। तो सिंस D इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB, सो इन ट्राइंगल ABC CD इज अ मीडियन। तो मीडियन होता है तो एरिया हाफ हो जाता है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि जो एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD है, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD है, वो हम बोल देंगे हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ऐसे बोल सकते हैं भाई, ठीक है ना। मीडियन आपने पढ़ा है कि जो मीडियन होता है, मैं अलग से साइड में आता हूं, जो मीडियन होता है वो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है, सही बात है, ये वाली बात पढ़ी है हमने, ठीक है। नाउ देन since the triangles PDQ and PDC are on the same base, है ना, PD, and between same parallel lines PD and QC, इसलिए एरिया ऑफ PDQ और PDC क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PDQ एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC क्या हो जाना चाहिए, सेम हो जाना चाहिए, ठीक है। PDQ जो आपका ट्राइंगल है और PDC जो आपका ट्राइंगल है, इनका एरिया सेम बेस है भाई यहाँ पे DQ, ठीक है जी। तो सॉरी PD सेम बेस है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप देखो हमने जो फर्स्ट वाली बात बोली थी उस वाली बात से एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD हमने बोला था एरिया हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो BCD को आप क्या लिख सकते हो, BCD को आप ऐसे लिख सकते हो एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC। भाई BCD को, इस चीज को हम ये लिख सकते हैं, BCD क्या है, BCD ये पूरा ट्राइंगल, तो मैं से बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PDC बोलो, PCD बोलो, कुछ भी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे PDC की जगह PDQ भी तो लिख सकता हूँ, बिकॉज ये दोनों एरियाज क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो PDC की जगह मैं PDQ भी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल BPD और एरिया ऑफ ट्राइंगल्स PDQ इज इक्वल टू, इन दोनों का सम क्या होगा, ये आपका दे देगा एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ को, मैं थोड़ा गायब हो जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
ये एरिया ऑफ ट्राइंगल बीपीक्यू ही देगा ना, तो ये किसके इक्वल हो गया, हाफ। तो इन दोनों का जो रेशो है, इन दोनों का रेशो है वो क्या आ गया, हाफ। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है यार? देखो ना यार, बीपीडी का एरिया, बीपीडी का एरिया और पीडीक्यू का एरिया, ये बीपीक्यू का एरिया दे देगा ना यार कुल मिला के। सही बात है कि नहीं है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके सामने है, इसको भी हम साथ में मिलकर सॉल्व करते हैं। यार ये थोड़ा ज्योमेट्री है भाई, थोड़ी अच्छी खासी ज्योमेट्री है। इसमें हमें पैरेललोग्राम दे रखा है। ठीक है, पैरेललोग्राम बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हम बोल सकते हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे b है ये हमें गिवन है 2e के इक्वल है, ये हमें गिवन है। और हमें ये भी पता है कि जो df है, जो df है वो 2fc के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है, एंड है ना, df भी 2fc के इक्वल होगा ना जी। यहाँ पर ये भी हमें यार गिवन होगा ना यार, ये भी तो गिवन होगा f, ये वाली बात भी तो हमें गिवन होगी, f इज अ पॉइंट ऑन dc है। ठीक है जी, ऐसा होगा कि नहीं होगा बताओ? df भी हमारा 2fc के इक्वल होगा, है ना, ये बोल सकते हैं। तो ab माइनस ae, यहां से क्या हो जाएगा, ab माइनस ae, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, ट्वाइस ऑफ ae के इक्वल आएगी। ठीक है, और dc माइनस fc, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू आएगी ट्वाइस ऑफ fc के इक्वल। ठीक है ना, ट्वाइस ऑफ fc के इक्वल हो जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ट्वाइस ऑफ ae के इक्वल थी जी। तो यहां से क्या हम बोल सकते हैं, ab की जो वैल्यू है वो 3ae हो गई यहां से, एक बात। दूसरी बात, हम यहां से ये बोल सकते हैं कि जो dc की वैल्यू है वो 3fc के इक्वल हो गई। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मतलब फाइनली क्या आ गया, फाइनली इन दोनों बातों से हमें पता लग गया ab जो है वो 1/3 ae के इक्वल है। फर्स्ट थिंग, यहां से क्या पता लगा, जो fc है वो 1/3 dc के इक्वल है, ये पता लगा। ठीक है, खतरनाक क्वेश्चन है यार, बट वी नो दैट ab इज इक्वल टू dc। भाई पैरेललोग्राम है, ab और dc क्या है, बराबर है। सही बात है कि नहीं है? ठीक है, तो ab और dc बराबर है, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि ae और fc भी बराबर होंगे। ठीक है, ae और fc भी क्या होंगे, बराबर होंगे, ये बोल सकते हैं यार, है ना, क्योंकि ae जो था वो 1/3 ab के इक्वल था, और fc जो था वो 1/3 यार ae आएगा ना यार यहाँ पे। हाँ जी, ठीक है, तो इन दोनों बातों से हम बोल सकते हैं ae और fc भी बराबर है। बिल्कुल सही बात है, बोल सकते हैं ae और fc बराबर है। तो ये एक बड़ा लैंडमार्क हमारे सामने आ गया कि ae और fc बराबर है। ठीक है, तो ये अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं यहां से बोल सकता हूं पैरेललोग्राम अगर ये बन गया, ae और fc आपका बराबर है, मतलब आपका ae cf एक पैरेललोग्राम हो गया। ठीक है, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि यार ae जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, fc के। ठीक है, ae जो है वो पैरेलल होगा fc के, और यहां से ये भी बोल सकते हैं ae fc बराबर है, तो ये पैरेललोग्राम में तो गिवन ही है ना। तो यहां से क्या आ गया, अब एरिया ऑफ, इतना प्रूफ हो गया हमारा फाइनली, इन सब बातों से इतना प्रूफ हो गया कि aecf या aefc आप बोल सकते हो, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है, जो भी हमने अभी करी बात। ठीक है, लंबा क्वेश्चन है यार ये तो काफी। ठीक है, तो यहां से अगर हम क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, aefc बोलो, aecf बोल दो यार, इस पैरेललोग्राम का एरिया आप कैसे निकाल दोगे? ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो 1/3 ab क्रॉस fc करके। ठीक है, ऐसे निकाल दो, fc करेंगे ना, fg परपेंडिकुलर है, fg है ना, g हमारा परपेंडिकुलर यहाँ पे हो गया है ना, ऐसे निकाल देंगे इसका एरिया। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं हम इसका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम aecf करके 1/3 टाइम्स दिस। तो मतलब 3 टाइम्स इसका एरिया, इस 3 को इधर ले आओ, 3 टाइम्स इसका एरिया इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 3 टाइम्स एरिया ऑफ पैरेललोग्राम aecf इज इक्वल टू abcd, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम abcd। ठीक है, मतलब 1/3 एरिया आ गया। ठीक है, तो वैसे एक्चुअली हमें इस क्वेश्चन में एरिया ऑफ पैरेललोग्राम aecf ओवर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम abcd ही पूछा था।
ठीक है, तो ये 1/3 जहां तक मुझे क्वेश्चन याद है, यहाँ पे कंप्लीट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे 1/3 इज द आंसर। ठीक है जी, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, सॉरी क्वेश्चन यार, है ना, और यहाँ पे इनकम्प्लीट भी लिखा हुआ है, माफ करना है इसके लिए। जी जी जी, सॉरी सॉरी सॉरी, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यार हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, सॉरी ट्राइंगल है ABC। बना लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं। हमारा एक साइक्लिक ट्राइंगल हो गया ABC। साइक्लिक ट्राइंगल मतलब तीनों पॉइंट्स सर्कल के ऊपर, ठीक है। फिर और हमें क्या बोला हुआ है कि PQR, PQR आपके क्या है, जहां पर इसके जो एंगल बाइसेक्टर हैं, जैसे एंगल A का बाइसेक्टर है वो P पे मिलता है, एंगल B का बाइसेक्टर है वो Q पे मिलता है, एंगल R का बाइसेक्टर है वो आपका C का बाइसेक्टर है वो R पे मिलता है। ठीक है, इतनी बात बोल दी। अगर इस पूरे फिगर को आप जोड़ो तो खतरनाक एक स्टार टाइप का ये बन जाएगा। ठीक है, ये भी तगड़ा लग रहा भाई क्वेश्चन। तो यहाँ पे अगर आप इसमें देखो अगर आप देखो RBPQ इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये साइक्लिक है कि नहीं है, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल RQP प्लस एंगल RBP, इसका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। सही बात है, ठीक है, समझ में आ रहा है, इतनी बात समझ में आ रही है ना। और है ना, यहां से आप RQP को क्या लिख सकते हो, 180 माइनस एंगल RBP लिख सकते हो। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना यार, इसे पूरी को जोड़ लो यार अच्छे से। ठीक है, तो आपको ये साइड समझ में आएंगी, माफ करना यार, है ना जी। इस पूरे को अच्छे से जोड़ लो तो आपको हर एंगल समझ में आएगा जी। ठीक है, ओके, now can we see angle RBP है ना, बड़े ध्यान से देखना ना, एंगल RBP, इसको हम ये लिख सकते हैं एंगल RBA प्लस एंगल ABC प्लस एंगल CBP, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब RBA एक्चुअली क्या हो गया, एंगल C/2। ठीक है, और ABC एक्चुअली क्या है, एंगल B है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस CBP क्या है, एंगल A/2 है। तो RBP की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो, बिल्कुल पुट कर सकते हो। तो सही है, आखिरी चिंता मत करो, बस जस्ट हो ही गया है क्वेश्चन सॉल्व। अब यहाँ पे पुट करूंगा अगर मैं ऐसे, तो यहाँ पे 180 माइनस इस पूरे को पुट करूंगा तो सोचो 1/2 कॉमन ले लूं तो A प्लस C आ जाएगा वो, और B माइनस में A प्लस C क्या होता है, A प्लस C आपका 180 माइनस B है भाई, 180 माइनस B है ना A प्लस C, फिर 90 माइनस B/2 आ जाएगा कुल मिला के। ठीक है, 90 प्लस B/2, तो फाइनली मतलब इसको सॉल्व करा तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये वाला आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, फाइनली बस यही कैलकुलेशंस हैं इसकी। ठीक है, तो एक बार प्लीज देख लीजिएगा ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये लिखा है जी। तो यार ये तो काफी शानदार क्वेश्चन चल रहे हैं भाई। अब इसमें आपको एक चीज दी हुई है, fx+2 की वैल्यू दी हुई है, f11 19 है, f15 217 है यहाँ पे। ठीक है, f10 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें कि 91 प्लस f12, ठीक है, मतलब ये जो हमें इक्वेशन हमें ये दे रखी है। ठीक है यार, मैं सामने भी आ जाता हूं आपके। तो यहां पर अगर आप x की जगह, यहां पर अगर आप x की जगह 11 रख दो तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ 11 प्लस 2 f13 हो जाएगा, आई थिंक, है ना। f13 हो जाएगा इज इक्वल टू f11 प्लस f12। ठीक है, यहाँ ठीक है, तो f11 क्या दे रखा है, 91, तो 91 प्लस f12 अगर आप ध्यान से देखें क्या आ जाएगा, f13 के इक्वल आ जाएगा। इतना होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। सिमिलरली हमें पता है कि f12 अगर x की जगह यहाँ पर क्या रखा था, 11 रखा था, 10 रखते तो क्या होता, ये होता f10 प्लस f11, f11 अगेन इज अ 91। ठीक है, f11 की जगह आपने 91 लिख दिया।
ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है ना आपको। अब यहाँ पे जी जी जी, और क्या कर सकते हैं हम, x की जगह अगर मान लिया 12 पुट कर देते तो f 14 में आ जाता ना कुछ। ये तो चलो बाद में यूज करेंगे इसका। x की जगह अगर हम 12 पुट कर देते, ठीक है, शुरुआत में 11 पुट किया है, यहाँ पर 10 पुट किया है जी, 12 पुट करते तो क्या आता है, f 14 इक्वल टू f 12 प्लस f 13, ठीक है, ये वाली बात आ जाती। एक ये वाली बात है हमारे पास जी। अब थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे हमें। f12 की वैल्यू हमारे पास है, ठीक है, f12 की वैल्यू है हमारे पास, और हमें जो f12 को यार मान लिया कुछ होगा, f12 को आप कुछ मान लो, f12 को मैं a मान लेता हूँ, मान लिया a है, तो ये मान लिया a है। f13 आपने क्या निकाला था, 91 प्लस a, f12, ठीक है, तो f14 आपका a की टर्म्स में आ गया, मतलब क्या आ गया कुल मिला के 2a प्लस 91 आ गया, ठीक है। तो f12 की वैल्यू आप यहां पे रख सकते हैं, ठीक है। अब f15 का भी तो यूज करना है हमें, f15 का भी तो भाई यूज करना है हमें, सही बात है कि नहीं है। तो f15 का यूज कर लो भाई, अब आगे की चीज पुट कर लो, मतलब 13 पुट कर लो यहाँ पे x की जगह, ठीक है। मैं तो थोड़ा सा गायब करके यार, जगह ही नहीं है, कहाँ पे करें, मैं थोड़ा गायब होके हो जाता हूँ, है ना, ठीक है। तो f15 अगर आप करोगे, f15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, f13 प्लस f14, ठीक है। f13 क्या है, 91 प्लस a, f14 क्या दे रखा है हमें, f14 की वैल्यू है 2a प्लस 91, और f15 हमें दे रखा है 617। यहां से सोचो 3a इक्वल टू 617 माइनस 2 टाइम्स 91, 182 हो जाए, ठीक है। यहां से आपकी a की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, आप a की वैल्यू निकालो, आई थिंक 145 आ जाएगी, मतलब f12 की। सोचो f12 की वैल्यू 145 आ गई तो f10 आ गया, f10 आ गया है ना, 145 माइनस 91, ठीक है, तो आई थिंक 54 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। तो होपफुली सभी बच्चों को समझ में आया। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सच में एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। तो मैथ्स के क्वेश्चन यार आज तो अच्छे लग रहे हैं यार इसमें जीटीएससी में। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला टेंस डिजिट है, कुछ टेंस डिजिट को कुछ मान लीजिए, मान लिया जो टेंस डिजिट है उसका नाम कुछ रख लेते हैं x, तो टेंस डिजिट का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। टेंस डिजिट का जो स्क्वायर होगा, यूनिट डिजिट सॉरी एक्स स्क्वायर होगा, है ना, उसका टेंस डिजिट है, तो टेंस डिजिट को x माना, तो यहां से यूनिट डिजिट हमें बोला हुआ है वो टेंस डिजिट का स्क्वायर है, वो आ गई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जो ओरिजिनल नंबर है हमारा, तो ओरिजिनल जो नंबर है वो कैसे हो जाएगा, वो यही होता है ना, 10 टाइम्स टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट, यही होता है। और जो न्यू नंबर है, जो डिजिट को रिवर्स करके बना हुआ है, इंटरचेंज करके बना हुआ है, वो कैसे हो जाएगा, हो जाएगा 10x स्क्वायर प्लस x, ठीक है। तो ये फंड है। अब हमें क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है नया नंबर माइनस पुराना नंबर इज 54, ठीक है, यही बोला हुआ है। तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, सॉल्व कर लेना, आई थिंक 3 माइनस 2 आ जाएगी, माइनस 2 को तो खारिज कर देंगे, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो टेंस डिजिट हमारा हो गया 3, यूनिट डिजिट हो गया 9, तो ओरिजिनल नंबर जो आ गया वो आ गया हमारा 39, 39 इज द नंबर। इसका 40% का मतलब क्या हो गया, ठीक है, 39 का 40% मतलब 39 इंटू 40 बाय 100, 15 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शंस में नहीं है, डी आंसर। इतना सॉल्व करने के बाद ऑप्शन में आंसर नहीं है, वाह भाई वाह, ठीक है। चलो एक आसान क्वेश्चन लग रहा भाई देखने में, अभी इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दो यार, और कुछ नहीं, उसी से पता लग जाता है कि रूट्स के बारे में क्या हम बोल सकते हैं, या फैक्टराइजेशन कर लो यहाँ पे, ठीक है। तो 127 फैक्टराइज कैसे करोगे यार, यहाँ पे 127 को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, या आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस, आप कैसे लिखते हो, सम ऑफ द रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है 127, और सम क्या है, सम है माइनस का 99, सम है माइनस का 99,
तो ये कॉम्बिनेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों के दोनों रूट नेगेटिव हो, तभी तो उनका मल्टी है ना, दोनों के दोनों रूट नेगेटिव हो तभी पॉसिबल है, तब ही पॉसिबल है ये कॉम्बिनेशन। सही बात है ना। ओके, 34th क्वेश्चन ऑन अवर कंप्यूटर स्क्रीन इज ABC are the three zeros of the polynomial and the product such that the product of the zeros A and B is -1, then the value of this is। अच्छा, प्रोडक्ट में आपको ना क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स के प्रोडक्ट के बारे में पता है, सम ऑफ द रूट्स भी पता है। मान लिया सम ऑफ द रूट सिंपल क्या हो जाएगा, -b/a, ठीक है। फिर दो दो के प्रोडक्ट लग के कर दो ना, ab + bc + ca, ये -p लिखा है, ठीक है। और वो क्या होता है, c/a मतलब q/1 हो जाएगा। फिर abc ये हो जाएगा r, तो ab का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, -1, तो c की वैल्यू आ जाएगी -r, c की वैल्यू आ जाएगी -r। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी बच्चों को, ठीक है। तो अब ये -r आप सब्स्टिट्यूट भी कर दोगे, ठीक है, यहां पर -r रख दो और यहां पर भी आप क्या रख दो, -r रख दीजिए। तो a और b में क्या आ जाएंगी, हमारी दो इक्वेशन आ जाएंगी, ठीक है। इनको थोड़ा सा आपस में सॉल्व कर लीजिएगा, इनको थोड़ा सा आपस में सॉल्व कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि सब्स्टिट्यूट करने के बाद कुछ ऐसा होना चाहिए, -1 + br + ar is q, इसमें सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। इसमें सब्स्टिट्यूट करा तो ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, थोड़ा मैं गायब होके कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 r कॉमन ले लिया यार यहाँ से ना, प्लस का r कॉमन ले लिया, a + b is q। अच्छा, a + b की जो वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से क्या आ रही थी, p + r, यहाँ से यही आ रही थी r सब्स्टिट्यूट करने पे। तो a + b की अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो माइनस का p + r, तो a + b की अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, अगर आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो इट विल बिकम -1 - p + r, यहाँ पे रख दिया, = q। इसको थोड़ा सॉल्व करो, इसको थोड़ा सॉल्व करो तो आ जाएगा r² r + rp और प्लस में q है, वो इस साइड ले जाएंगे ना सॉल्व करके, = में क्या आ जाएगा, -1। यही आंसर होगा यार, आई थिंक, है ना, यही आंसर आएगा, ठीक है। आज के क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे लग रहे हैं यार देखने में, ठीक है। 35 पे आते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं यार, टाइम की भी कमी है हमारे पास, जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पे सुरेश की एज, प्रेजेंट एज को कुछ मान लेते हैं। मान लिया जो सुरेश की प्रेजेंट एज है, सुरेश साहब की वो s है, और दीना जी की जो प्रेजेंट एज है मान लिया वो d है, ठीक है। तो हमें s/d यहाँ पर दिया हुआ है, s/d दिया हुआ है 11/7, यही दिया हुआ है भाई, s/d हमें 11/7 दे रखा है। तो यहां से क्या आ जाएगा, 7s - 11d is 0, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। आज से 4 साल पहले s - 4 ओवर d - 4, इसका रेशियो हमें दे रखा है 5/3, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो आपके पास आ जाएगा 3s माइनस का 5d हो जाएगा, और कांस्टेंट को सॉल्व करो तो -8 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके s और d निकालो, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशन से आई थिंक s44 आ जाना चाहिए और d28 आ जाना चाहिए, ठीक है। तो डीना की एज आज से 3 साल बाद कितनी होगी, 31 होगी, है ना, ठीक है, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे एक पॉलिनोमियल है, उसका डिविडेंड जो है वो है, ये डिविडेंड है y4 - 6y3, और y² - 2y + p ये डिवीजर है, रिमाइंडर y + q की फॉर्म में। ओके, तो हमें देखो एक बात पता है कि जब भी हम इसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, मान लिया मैं y² - 2y + p से इसको डिवाइड करता हूं, y4 - 6y³ + 16y² - 25y + 10, इसको डिवाइड करूंगा, ठीक है। तो जो रिमाइंडर है, डिवाइड करना पड़ेगा यार आपको, ठीक है, आप डिवाइड करना, तो जो आपका फाइनली रिमाइंडर आएगा, ठीक है, फाइनली जो रिमाइंडर आएगा, थोड़ा डिवाइड करके देख लेना, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन हो गया, लंबा हो गया है, 2p - 9 इंटू y प्लस p² - 8p + 10 आना चाहिए, ठीक है ना, मैंने करके देख रखा है इससे मुझे पता है, तो ये रिमाइंडर आना चाहिए। अब इसे y + q के साथ कंपेयर करो, ठीक है, तो y का कोफिशिएंट 1 है, तो 2p - 9 1 हो गया, और ये q के इक्वल आ जाएगा पूरा,
तो 2p माइनस 9 1 हो गया, तो p आ गया आपका 10/2 5, p 5 आ गया, p को 5 यहाँ पे रख दो, 25 माइनस 8 पंचे 40 प्लस 10, ठीक है, माइनस का 5, q आपका माइनस का 5 आ रहा है, हाँ तो a आ रहा है ना, p 5 और q माइनस, ठीक है। दिस इज हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करते हैं। देखो यहाँ पे हमें पता है इंटरनल एंगल रेगुलर हेक्सागन का कितना होता है। हेक्सागन का अगर आप एंगल की बात करो शायद 120 होता है ना यार, इंटरनल एंगल वाली थ्योरम भी आती है आपको, तो एक एंगल 120 डिग्री का होता है, कोई भी एंगल की बात करते हो, ठीक है, हेक्सागन में, ठीक है। तो बोला इंटरनल एंगल ऑफ अ पॉलीगन जो है वो 5/4 टाइम्स, तो वो क्या हो जाएगा 150, जो पॉलीगन है, जो भी पॉलीगन की बात चल रही है उसका इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा 150 डिग्री, ठीक है। तो एक्सटर्नल एंगल हमें पता है, एक्सटर्नल एंगल क्या होता है 180 माइनस इंटरनल एंगल, मतलब क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमें यह भी पता है नंबर ऑफ साइड्स हमेशा कैसे निकालते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ साइड्स होता है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल एंगल, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 दिया 26, 12 इज द आंसर, डी इज द आंसर, ओके। चलो, है ना, क्वेश्चन में पुरानी थोड़ी सी नॉलेजेस यूज होगी। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हमारे सामने है, इसमें मैं रेड पेन ले लेता हूँ बिकॉज फिगर में ही सॉल्व हो जाएगा ये तो जी। इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि साइड बीसी एंगल डी जो है प्रोड्यूस बाइसेक्टर है, ठीक है, मतलब ABC इज प्रोड्यूस टू द पॉइंट बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC और ACD, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये x है तो ये भी x है, ये y है तो ये भी y है, ठीक है। तो इन दोनों के जो बाइसेक्टर है वो मिल रहे हैं और BAC हमें 68 डिग्री दे रहा है। पहले तो ये बताओ, एक फंडा हमें ये भी पता है कि एक्सटर्नल एंगल बाई 2x is a sum of opposite two internal angles, 68 plus 2y, इतना सही है। एक और बात जो हमें पता है, कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम, ठीक है, ये वाला एंगल यार, जो एंगल C है, ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, एंगल BEC निकालना है ना हमें, तो y प्लस एंगल BEC प्लस जो बचा हुआ एंगल है, ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल यार, इसे मैं व्हाइट पेन से नहीं दिखा पा रहा हूं आपको, एंगल BCE, ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूं x प्लस 180 माइनस 68 माइनस 2y, ये भी क्या होगा, ये भी 180 होगा, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। अब हम एक तो इसका यूज करेंगे जो हमने पहले निकाल के रखा हुआ है, उस वाली बात का यूज करेंगे, एक हम अपनी पूरी बात का भी यूज करेंगे, ठीक है। तो इन दोनों बातों का यूज करके हम यहां से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, BEC की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, BEC की वैल्यू हम यहाँ पे बड़े आराम से निकाल लेंगे जी, ठीक है। निकाल लोगे ना यार, एक तो जो इक्वेशन आपके पास आई है इस इक्वेशन का यूज कर लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो जी आपका आराम से वैल्यू आ जाएगी निकल के जी, हाँ जी। और क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, इसको आसान बनाने के लिए, ठीक है ना, कर लेना यार, ठीक है, अपने आप है ना, मैं करके दिखाऊंगी आपको पूरा, ठीक है। एक और तरीके से मैं आपके लिए पूरी वैल्यू यहाँ पे लिख के बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा। एंगल ACD को क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता, एंगल A प्लस एंगल B लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इसको 68 डिग्री लिख सकता हूँ, ठीक है। अब दोनों तरफ अगर हाफ लिख दूं मैं, हाफ ऑफ एंगल ACD, यहाँ पे हो जाएगा 34 प्लस हाफ ऑफ एंगल B, ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि 34 डिग्री इज इक्वल टू, अब इस वाले एंगल को इधर ले आओ, हाफ ऑफ एंगल ACD, जो कि आपका बाइसेक्टर है, तो माइनस एंगल EBC, माइनस हाफ ऑफ एंगल EBC, है ना, उसका आधा यही है जी। तो इसको यूज कर सकते हो। अब ट्राइंगल BEC में आ जाओ, ठीक है, आप किसमें आ जाओ, ट्राइंगल BEC में। ट्राइंगल BEC में अगर आप देखोगे तो आपको निकालना क्या है, BEC निकालना है। तो एंगल BEC को मैं ऐसे लिख सकता हूँ
180 डिग्री माइनस EBC, ठीक है, एक तो एंगल EBC है माइनस एंगल BCE है, ठीक है, मतलब ये प्लस में आ जाएगा इसके, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं, BCE है ना यार, BCE, ठीक है, ये एंगल E तो निकालना है मुझे, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहां से अगर हम ध्यान से देखें पुरानी वाली इक्वेशन से, तो उसको यूज कर सकते हैं, उसको बिल्कुल यूज कर सकते हैं। यहाँ पे यार हाफ ऑफ ACD का आधा क्या होगा, हाफ ऑफ एंगल ACD, EBC की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे डाल दो, ठीक है, EBC की वैल्यू यहाँ पे यार पुट कर दो, ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो एंगल E बेसिकली क्या आ जाएगा, 34 डिग्री आ जाएगा यार, सेम ही तो आ रहा है भाई। अब आप ये सोचो, देखो कितना आसानी से हो गया है क्वेश्चन, अरे वाह, थोड़ा दिमाग तिकड़म लगेगी यहाँ पे। 180 माइनस BCE, ठीक है, 180 माइनस BCE को देखो, क्या मैं उसे ECD के इक्वल लिख सकता हूं, और वो हाफ ऑफ ACD है भाई, ये देखो 180 डिग्री माइनस अब बोलो BCE, ये किसके इक्वल होगा, ये हाफ ऑफ एंगल ACD के इक्वल होगा कि नहीं होगा, मैंने ये यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, तो ये कुल मिला के यही आ गया, हाफ ऑफ एंगल ACD माइनस एंगल EBC, मतलब 34 डिग्री। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इतना टाइम लग गया यार, ठीक है, हाँ, दो तरीके से होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 130 डिग्री, ठीक है, अगर एक एंगल ऐसे बोला हुआ है, कुछ वैसे ही बना लो यार ट्राइंगल को, ये रहा, ठीक है, ये 130 डिग्री है, देन द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ टू अदर एंगल्स, ठीक है, तो बड़े आराम से निकाल लोगे, ये हर बच्चा कर लेगा इस क्लास का, ठीक है, कैसे करोगे, सोचो, ये है A, ये है B, ये है C, बहुत जल्दी से बता रहा हूं मैं आपको, टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, 130 डिग्री, सोचो ये एंगल क्या होगा, ये B/2 होगा, सही बात है कि नहीं है, ये एंगल B/2 होगा, और मुझे कौन सा एंगल निकालना है, मुझे थीटा निकालना है, ये भी क्या होगा, B/2 होगा, ठीक है, और ये वाला एंगल क्या होगा, C/2 होगा, ठीक है, ये भी C/2 होगा, तो बताओ B/2 प्लस C/2 प्लस जो निकालना है मुझे थीटा, मस्ट बी 180, तो थीटा क्या आ जाएगा, 180 माइनस B प्लस C/2, B प्लस C क्या होगा, बेसिकली B प्लस C होगा 180 माइनस एंगल A पता है मुझे 130, ठीक है, तो सिंपल कुल मिला के 180 माइनस 50/2, ठीक है, 25, 155 आएगा क्या, 155 डिग्री इज द आंसर, ठीक है, यही आ जाएगा ना यार। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर टुडेज क्लास, इसको मैं थोड़ा गायब होके अच्छे से समझा देता हूँ आज, ठीक है, तो क्योंकि काफी सही क्वेश्चंस हमारे यार यहाँ पे हो गए हैं, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, तो हमें यार ये पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इनटू द टैंक, इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो इनटू द टैंक मस्ट बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द टैंक मल्टीप्लाई ब्रेथ, ठीक है, मल्टीप्लाई हाइट ऑफ द वाटर राइज, हाइट ऑफ द वाटर राइज, यही होना चाहिए, तो यहां पर ये सिंपल 7 into 4 into 4.5, ठीक है, यही हमें दे रखा है, 126 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब ना जो टाइम है, टाइम हमें बताया हुआ है, टाइम हमें है कितना दिया, 6 आवर एंड 18 मिनट, ठीक है, इस टाइम को अगर आप आवर्स में ही लिख दो तो ये हो जाएगा 6 + 18/60 आवर, ठीक है, ऐसे लिख देंगे इसको। थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये 63/10 आ जाना चाहिए, ठीक है, ऐसे हो जाना चाहिए ना जी। नाउ लेट द लेंथ ऑफ पाइप, है ना, जो पाइप का लेंथ है जिससे वाटर बह रहा है वो क्या है, x है, वो x मीटर है, तो अब इसे यहां तक समझ में आ रहा है ना यार, अब इस बात को मैं कहां पे लिखूं यार, है ना, जगह की बड़ी कमी हो गई है, वॉल्यूम ऑफ वाटर थ्रू द पाइप, मतलब ये वाला वॉल्यूम, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इनटू द टैंक, ठीक है, वाटर फ्लोन इनटू द टैंक इसके इक्वल होना चाहिए, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप और टैंक
ये इक्वल होना चाहिए, तो ये इक्वल होगा। तो अभी जो हमने निकाला है 7 इंटू 4 इंटू 4.5, इसको किसके इक्वल लिख दूंगा मैं, इसको मैं लिख दूंगा, ये जो चीज मैंने निकाली है x लेंथ मैंने मानी है x इंटू 5/100 इंटू 4, ये भाई 5 सेंटीमीटर की और 4 सेंटीमीटर की है, ऐसे लिख दूंगा। यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी। क्या वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू, थोड़ी सी सॉल्व करोगे, यार सॉल्व कर लेना यार, ठीक है। तो आई थिंक 126 इंटू 5 बचेगा, है ना, बाकी सब कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं 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 नहीं, बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है ना। x 126, अच्छा किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो ना, इसे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 126 इंटू 5 ही बचेगा, है ना, यही बचेगा जी। तो फिर आगे अब आपको हमें निकालना क्या है भाई, हमें निकालना क्या है, हमें स्पीड निकालना है। स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड निकालते हैं लेंथ ओवर टाइम, ठीक है, लेंथ ओवर टाइम करके स्पीड निकालते हैं। तो लेंथ अभी हमने निकाली कितनी है, 126 इंटू 5, और टाइम कितना है, टाइम हमने निकाला था 63/10, ठीक है, कितना लंबा हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसको थोड़ा कैलकुलेट करो, आई थिंक 10 आ जाना चाहिए, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज अ सॉल्यूशन, दिस इज सच अ वंडरफुल सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों, मुझे माफ करना इतना लंबा आपके पेपर खींचने के लिए, बट ये लंबा पेपर था, सो थैंक यू सो मच। अभी हम नेक्स्ट पेपर की तरफ आगे बढ़ते हैं, एप्टीट्यूड के पेपर की तरफ। हाँ जी प्यारे बच्चों, हम अपने एप्टीट्यूड वाले सेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हमारे एप्टीट्यूड वाले सेक्शन में पहला क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड है कि कौन से के सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, भाई ये वाली बात हमें बतानी है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। ए फिगर को ध्यान से देख लो, ए के जैसा कोई लग रहा है बी, यार ए में क्या है, ए में अगर आप ध्यान से देखोगे जो एक तरफ क्रॉस है और दूसरी तरफ क्या है, बंधे हुए से फिगर्स है, ठीक है। बी में क्या है, ऊपर की तरफ बंधे हुए हैं, कुछ एक जैसा नहीं लग रहा है। सी में बंधा तो सेम साइड पे है, मतलब इधर ही साइड पे ही ये क्लोज्ड फिगर है, बट दूसरी साइड में भी एक दो क्लोज्ड फिगर नीचे दिखाई दे रहे हैं, सी भी नहीं है, ठीक है। डी एक वैसे ही लग रहा है यार, डी में इधर की साइड क्लोज फिगर है जिस भी तरीके के हैं, और दूसरी साइड ओपन फिगर है, ठीक है। अभी तक ए और डी सेम लग रहे हैं, आगे देखो ई तो एकदम साइड ही अपोजिट हो गया, और एफ में दोनों साइड पे क्लोज फिगर है, मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन कह रही है कि सी मस्ट बी द राइट आंसर, बट बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 6 एलिफेंट है, 6 हाथी हैं, ठीक है। अब इसको ना करके देखना पड़ता है, यू जो है वो आर से हैवी है, ठीक है, यू जो है आर से हैवी है, बट टी से क्या है, हल्का है, मतलब टी ऊपर होगा। इसको बना के देखना पड़ता है, इस तरीके के क्वेश्चंस को क्या होता है, हम बनाते हैं ऐसे, ठीक है। देन अब हमें बोल रखा है एस, एस के बारे में क्या बोल रखा है, पी एंड एस का सेम वेट है, पी और एस का क्या है, सेम वेट है, और बोला हुआ है क्यू इज लाइटर देन पी, ठीक है, मतलब सेम वेट है, क्यू तो सबसे ही हल्का होना चाहिए, और बोला है पी लाइटर देन पी एंड आर इज हैवियर देन एस, आर बड़ा है भाई, एस से बड़ा है तो पी से भी बड़ा होगा, यही सीक्वेंस होगी ना। तो सबसे हैवीएस्ट कौन सा हो गया, टी हो गया यार सबसे हैवीएस्ट, व्हाट डू यू से, ठीक है। तो ये बना के देखना पड़ता है इसमें, है ना। 43 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कोडेड लैंग्वेज है भाई, एस के बाद एस का टी आ रहा है, एस टी, ठीक है, एच का जे है, ओ का एस है ना, ये तो ऐसे ही करना पड़ेगा हमें, है ना। यू का शोल्डर में यू का एन है, ठीक है, सेम देख लो यार, एंड बॉक्सिंग इज रिटन एज दिस, तो हॉर्न का क्या होगा, एच का जे है ना, तो यहाँ पे एच का क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा। ओ का हमने एस बोला था, ओ का एस हो जाएगा, ठीक है। आर शोल्डर में आर आ रहा है ना, आर में लास्ट में क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, जेड हो जाएगा। फिर एन, एन इसमें आ रहा है यार बॉक्सिंग में, इसमें सेकंड लास्ट है, पी आ जाएगा, ठीक है, जे एस जेड पी, ए इज द आंसर। कभी कभी ऐसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, इतने सिंपल, ठीक है। अब विच डोमिनोज नहीं, विच डोमिनो कम्स नेक्स्ट इन द सीक्वेंस, पासा, वो आपको याद है शकुनी मामा वाला पासा, वांजे, है ना। तो यहाँ पे हमारा 6-2 आ रहा है, फिर 6-1 आ रहा है, फिर 5-3 आ रहा है, फिर 5-2 आ रहा है। आप समझ रहे हो, पहले सम 8 है, फिर सम 8-7 है, फिर सम 8 है, फिर सम 7 है, फिर 8 है, फिर 7 होना चाहिए। अब 7 कहां पे दिखाई दे रहा है, इसी ए में दिखाई दे रहा है भाई, ठीक है, ए इज द आंसर, ठीक है। मैं भी फर्स्ट टाइम कर रहा हूं, विश्वास मानो आपके सामने पहली बार, ठीक है। अब यहां पर क्या फिल होना चाहिए, किस तरह की
सीक्वेंस यहाँ पे बन रही है। इस तरह के क्वेश्चंस में हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है? ऑब्जर्व करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी है, ए बी के बाद हम देखें क्या आना चाहिए। देखो बी सी सी बी आ रहा है बार बार, है ना। तो यहाँ पर अगर सी हो, बी सी हो, लेकिन सी के बाद क्या आना चाहिए ये भी हमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमें मतलब सोचना पड़ेगा इफ द सीरीज इज सीन एज फॉलोज। अगर हम एबीसी सीबीए ले लें, ठीक है, एबीसी सीबीए ले लें, ये भी, हाँ ये भी सोच सकते हैं। एबीसी सीबीए ये भी तो सोच सकते हैं। तो क्या आना चाहिए बीच में? क्या आना चाहिए? यहाँ पे सीए आना चाहिए, और फिर यहाँ पर सीए हो गया, एबीसी सीबीए। तो सीए हमारा होना चाहिए ना यहाँ पे, सीए है ना। और भी तरीके से देख सकते हैं, और देख लो कोई पैटर्न बन रहा हो तो, लेकिन नहीं बन रहा है, ठीक है। यही आंसर है ना, ए आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये हमारी प्रॉब्लम फिगर है और आंसर फिगर क्या होनी चाहिए। जैसे जैसे ओपन कर रहे हैं वैसे वैसे हमें ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर आप इसमें ध्यान से देखो, अगर हम इसमें जैसे जैसे ओपन कर रहे हैं, सो ऑब्जर्वेशन अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो ऑप्शन आई थिंक यहाँ पर देखो दो बन रहे हैं, तो दो यहाँ पर भी बनेंगे। मैं रेड पेन ले लेता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। सोचो दो, एक छोटा एक बड़ा यहाँ पे भी बनेगा। अब मैं इसको ओपन करूंगा तो एक छोटा एक बड़ा यहाँ पर भी बनना चाहिए, इसको ओपन करूंगा एक छोटा एक बड़ा यहाँ पर भी बनना चाहिए, ठीक है। तो डी आ रहा है ना, 4 आ रहा है ना इसका आंसर, ठीक है, पक्का। वेरी नाइस क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, मिसिंग नंबर बताना है भाई हमें यहाँ पे, ठीक है। अब फंडे पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम आमतौर पे क्या करते हैं? पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 8 6 48, 8 पंचे 40, 8 निम 72। यार 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 यार, इसको मैं 8 से 8 का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे, है ना। किसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है? इस क्वेश्चन का मेन फंडा 8 गुणा 6 48, 8 अपोजिट आप देखो, है ना, 8 पंचे 40, 8 निम 72, सी आंसर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, यहाँ पर कौन सा पैटर्न हमारा बन रहा है हमें ये ऑब्जर्व करना होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें ए बी बी सी सी जो है वो एक फैमिलियर पैटर्न में क्या हो रहा है? रिपीट होता है, ठीक है। ए बी बी सी सी ऐसे रिपीट हो रहा है ना यार। तो फर्स्ट तो ए आ जाना चाहिए आई थिंक, है ना, कुछ ऐसा हो जाना चाहिए। एक बार कोशिश करें, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी, ए बी बी सी सी। तो ए सी बी ए लिखा है भाई कहीं पे, डी ऑप्शन लिखा है यार जी, ठीक है। तो कोई पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है, उसे पूरे पैटर्न से ऑब्जर्व करा करो, ठीक है। अब ये बड़ा शानदार क्वेश्चन है। इस अपने वेन डायग्राम के अगर क्वेश्चंस कभी किए हों तो ये भाई स्क्वायर जो है वो हमारा इंग्लिश को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्राइंगल मराठी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिग स्क्वायर तेलुगु को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सर्किल हमारा हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक इंग्लिश, हिंदी एंड तेलुगु? मतलब एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, जो ये तीनों बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले स्क्वायर में, इस वाले में और इसमें क्या कॉमन आना चाहिए? क्या कॉमन है ये देखना होगा। इन तीनों में जो कॉमन है, मेरे ख्याल से तो यार 2 कॉमन आ रहा है इन तीनों में, ठीक है। इन तीनों में 2 कॉमन आ रहा है, ये आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। जो इंग्लिश भी बोल सकते हैं, हिंदी भी बोल सकते हैं, तेलुगु भी बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अगर Z 52 है, ठीक है, ACT 48 है। अरे Z का नंबर वैसे 26 होता है ना, व्हाइट ले लें पेन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है उसके लिए व्हाइट पेन ले लेते हैं। Z का नंबर 26 होता है, ठीक है, तो 52 उसका डबल हो रहा है, सही बात है, ऐसे कुछ हो रहा है। और ACT को अगर हम देखें, A का नंबर होता है 2, A का नंबर होता है 2, C का होता है 3, है ना, यही होता है भाई। A का 2 होता है, C का 3 होता है। अच्छा, A का 2 अगर ले रहे हैं तो C का 6 लेंगे ना यार, सबका डबल ले रहे हैं, मान लिया सबका डबल ले रहे हैं, ठीक है। C का 6 लेंगे और T का भी डबल लेंगे, ठीक है। तभी तो Z का 52 आएगा इस हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, A का 2, B का 4, C का 6, D का 8, इस तरीके से Z का 52 तभी आएगा। तो ACT को अगर हम ध्यान से देखें तो 2 + 6 + 2 मतलब 20 होता है ना T, तो ये 40 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 + 6 + 40 48 हो रहा है। तो बैट क्या हो जाएगा बताओ? बैट में ये तो 2 ही है, ये तो 40 ही है, और B का क्या हो जाएगा 4। तो ये 4 + 2 + 40 46,
डी मस्ट बी द आंसर। अब ये कोड आपने पहचानना पड़ेगा कि भाई इसमें छुपा हुआ होता है, मतलब ऐसे कहो पहेली का आंसर पहेली में ही छुपा है और आपको पहचानना है, ठीक है। तो ये था हमारा एप्टीट्यूड का पेपर, बहुत ही शानदार पेपर था। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विथ अस एंड गिविंग योर टाइम टू अस। I really appreciate your time and effort. Thank you so much. Thank you to all of you.